गुड मॉर्निंग। आज आज फिर से आपको सेम मॉड्यूल ही पढ़ाया जाएगा, मॉड्यूल 5, जिसका नाम है चुंबकत्व और संधारित्र। ये चैप्टर जो कि बहुत ही लंबा है, एक दिन में पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट में इसको पढ़ा है। तो फिर से आज लेसन नंबर 48 ही है। आपको पता है पहले से ही कि इस लेसन में आपको चुंबकीय परिपथ के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके चुंबकीय परिपथ के जो कारक है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। स्वतः प्रेरित ईएमएफ, हस्त प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इस पाठ के अंत में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो यहाँ लिखा है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, तो इसको मैं डील नहीं करती ताकि आपका टाइम बच सके और आप ज्यादा से ज्यादा इस बार आप और ज्यादा पढ़ सके, ठीक है, आगे बढ़ सके। ये आपको बता दिया गया था चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। बस आप लोग देख लीजिए एक बार, बस इसको मैंने बताया हुआ है, इसको फिर से दोबारा बता करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये सब जानना हो तो आप पिछला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स को डिफरेंट कंडीशंस में कंपेयर करके और सॉल्व करके मैंने बताया था। चुंबकशीलता, उसे पारगम्यता भी कहते हैं, उसके बारे में भी मैंने बता दिया था। और मैंने कहा था कि आपको ध्यान देना है कि म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है और म्यू आर क्या है और किसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। वो मैंने ध्यान में रखने के लिए कहा था। रिलक्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दिया गया था। और मैंने कहा था कि ये जो इसके दो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप अच्छे से याद रखो क्योंकि ये आज इसका यूज होगा। एक है आपका a इक्वल्स टू ni/5 और दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, a इक्वल्स टू l/μ इंटू a। यहाँ पर सारे सिंबल्स दिए हुए, सिंबल्स का मान, और ये चीज जो कि पहले बताया हुआ है इसलिए मैं इसको फिर से डील नहीं करूंगी। आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी बता दिया गया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, ये दो एग्जाम्पल लेकर के मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये आपके इसके फ्लक्स के लिए ये 3 एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर b डॉट a जो है और b a cos थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने डॉट लिखा था वो मैंने बताया था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट को शो कर रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट जो कि दो तरीके के होते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट अगर हटाएंगे तो एक cos थीटा आपका आ जाता है, इसलिए यहाँ पर b a cos थीटा है, ठीक है। जो b की वैल्यू होगी उसको a से गुना करना होगा और उसको फिर cos थीटा से गुना करना होगा। यहाँ पर थीटा क्या है, b क्या है, a क्या है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इसको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है, जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स जो है उसके प्रवाह में हम किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको क्या मिला है, b डॉट a cos थीटा। तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि आप b यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में भी अगर आप चेंज लाओगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक्चुअली ये क्या है, आपका जो एरिया जो आपने यहाँ पर लिया है उसका ये नॉर्मल है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर a है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। और ये आपका cos थीटा है, इसमें भी आप अगर चेंज लाओगे तो भी आपका ये फाई जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या है मैंने बताया था, ये जो एरिया है, ये चूंकि आपका ये जो पिक्चर है यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल है, आप देख सकते हो फ्लक्स की डायरेक्शन अलग डायमेंशन में है। और फिर ये जो है ये जो प्लेन है आपका, इसका भी 2 डायमेंशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल इसके 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो इन 3 डायमेंशन है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल पेपर पे कैसे देखेंगे, इस एरिया को इसको हमने एक डायमेंशन में चेंज किया, ठीक है। इसका सिर्फ एक पार्ट ही हम देख रहे हैं, अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ये इसी तरीके से दिखाई देगा। और इसका आप इस पे क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं, ये देखिए ये एक लंब डाला गया है, ठीक है। तो ये जहां से लंब आपका शुरू हुआ था, जहां पर ये क्रॉस हुआ है, वहां से एक फ्लक्स की लाइन यहाँ पे गुजरी हुई है, तो उस फ्लक्स लाइन से इस नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वही आपका थीटा होगा, उसी का कोसाइन आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आपका एरिया रहेगा, चाहे वो टिल्टेड रहे यानी कि किसी एंगल पे झुका रहेगा,
या फिर इस केस में जैसा है ये बिल्कुल झुका हुआ नहीं है, ये 90 डिग्री पर है। तो जितने पे भी आपका झुका है तो उसका एक आपको नॉर्मल आपको उस पे करना पड़ेगा, नॉर्मल यानी कि लंब एक ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये दोनों जहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है वहां से जो फ्लक्स लाइन गुजरेगी उस फ्लक्स लाइन और इसके ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो कैलकुलेट करना होगा, या फिर हो सकता है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये इसका कोसाइन जो है वही यहाँ पर लिखा गया कॉस थीटा, ठीक है। तो या तो आप बी में चेंजेस कर दो या फिर ए में या फिर कॉस थीटा में, तो आपका फ्लक्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में परिवर्तन ना कर, यानी कि बी में चेंज लाकर, वहां जो मैंने बी सिंबल यूज किया है उसको उसमें अगर आप चेंज लाते हो तो भी आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन ना कर, ए की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो फाइनली वो नॉर्मल हो या फिर जो भी हो, तो उसका तो आपको एरिया ही निकालना है ना। तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें भी अगर आप परिवर्तन लाते हो, उसको कम कर दोगे, उस एरिया को अगर आप देख लो जरा ध्यान से, आप यहाँ पर अगर इस एरिया को आप इस वाले डायग्राम को देखिए, ये जब बड़ा सा एरिया है तब तो इसमें सारे इतने सारे फ्लक्स लाइंस गुजर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन जो है वो इसके भीतर से होकर गुजर रहा है। अगर ये एरिया छोटा सा होता, सॉरी, अगर ये जो आपका एरिया है वो इतना छोटा सा होता, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया आपका इतना छोटा सा होता, इस तरीके से ये एरिया होता आपका अगर, तो इससे कितने फ्लक्स लाइन गुजर रहे हैं, सिर्फ 2। तो इस एरिया पे भी डिपेंड करता है, इससे आप देख सकते हो कि इस एरिया पे भी डिपेंड करता है। वही अगर ये होता है एरिया आपका इस तरीके से, ये अगर आपका एरिया है तो इससे कितने फ्लक्स लाइन गुजर रहे हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखा रहा है उस हिसाब से 1 2 3 एंड 4, इससे 4 लाइंस गुजर रहे हैं। तो आप एरिया अगर चेंज करते हो तो फ्लक्स लाइंस जो इससे गुजरती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, तो वो अगर गुजर जाए, वो अगर कम होंगी, वही तो फ्लक्स लाइन यहाँ यहाँ पर वही तो लिखा है फ्लक्स, तो वो अगर आप एरिया चेंज करते हो तो उससे गुजरने वाली जो फ्लक्स लाइन्स है वो भी कम हो जाएंगी, या फिर एरिया अगर बढ़ता है तो वो बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि फाई जो है प्रोपोर्शनल टू ए होता है, ठीक है। एरिया अगर आप बढ़ाते या घटाते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फाई है यानी कि फ्लक्स जो है वो बढ़ता या फिर घटता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करके भी आप कर सकते हो, फ्लक्स में आप चेंजेस ला सकते हो। कुंडली को व्यवस्थित करना यानी वो जो थीटा आपका लिखा हुआ था ना, तो उस थीटा को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप थीटा, मैंने बताया था कि थीटा जब आपका 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि इस पोजीशन में यहाँ पर जो है, इसमें क्या है आपका थीटा और फ्लक्स के बीच में मैंने पिछले क्लास में डील कर दिया था, उसको आप फिर से देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। इसमें आपका ये बिल्कुल इस पे 90 डिग्री के ये पे, ठीक है। जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है तो नॉर्मल इसका अगर आप ड्रॉ करोगे, जैसे मैं फिर से एक बार बता ही देती हूँ, जैसे आपका ये मान लेते हैं कि फ्लक्स लाइन आपको अगर हॉरिजॉन्टली हम दिखा रहे हैं, तो सॉरी इस लाइन से तो नहीं दिखा सकते हैं, फ्लक्स लाइन्स मान लिया आपने ये दिखाया, ये आपके फ्लक्स लाइन्स है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लक्स लाइन्स आपके इस तरीके से मैंने बनाए हैं, ये पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो एरिया है वो अगर बिल्कुल इस पे 90 डिग्री पर कोई एरिया है आपका, तो मैंने फ्रंट व्यू बस दिखा दिया है, कोई अगर 2 डायमेंशनल होगा एरिया उस तरीके से रखा है कि उसका फ्रंट व्यू एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, ये आपका एक एरिया है जो कि इससे इस तरीके से अगर दिखाऊंगी तो सही से आप समझेगा। तो ये आपका एक फ्रंट व्यू एक एरिया का अगर आप इस तरीके से रखते हो, और ये एरिया आपका जैसे ये मोबाइल, इस मोबाइल को आप ऐसे रख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आपका कमरा जो है बिल्कुल अंधेरा हो और आप टॉर्च जलाओगे तो देखना इसकी परछाई कितनी पड़ेगी, उसकी परछाई बस इसकी मोटाई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका यही फ्रंट व्यू, बस ये जो आपको दिखेगा ना परछाई में आपको सिर्फ ये दिखेगा,
ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, परछाई में आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू जो है वो ये आपका 2 डायमेंशनल है, ये जो मोबाइल है वो 2 डायमेंशनल है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल है। अब ये आपका इसकी मोटाई है, एक ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई, ये 3 डायमेंशनल है। अगर इसका हम एक डायमेंशन में अगर देखें, इसका सिर्फ एक डायमेंशन ले, तो कोई एक व्यू आपको देखना होगा, फ्रंट, टॉप या फिर साइड। तो आप अगर फ्रंट व्यू इस तरीके से देख रहे हो तो आपको सिर्फ एक लाइन दिख रहा है, तो उसी एक लाइन को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक अगर लंब डालते हो, तो लंब डालोगे तो क्या होगा, इस पे लंब डालोगे मतलब कि वो 90 डिग्री का हो, या तो इस डायरेक्शन में डालो, ये आपका 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा, ये आपका इस दोनों ये जो एरिया है और इसका ये जो लंब है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का दिख रहा है, ठीक है। तो ये अब अगर हम ये पूछें आपसे, अगर हम आपसे ये पूछें कि ये जो आपका ये जो आपका नॉर्मल है यहाँ पर जो आपने ड्रॉ किया है और ये जो फ्लक्स लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, तो क्या होगा, ये दोनों आप देख रहे हो कि ये सभी समानांतर है, समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो cos 0 डिग्री क्या होगा, 1 होता है, आपको पता होगा कि cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, VA। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है। तो ये मैक्सिमम अगर जाएगा तो कितना होगा, B इंटू ए। तो जब थीटा की वैल्यू, जब आपकी ये जो थीटा की वैल्यू 0 होती है, 0 कब होगा, जब आपका ये जो आप क्षेत्रफल जो आप जिसमें आप फ्लक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो आपका फ्लक्स से 90 डिग्री के कोण पर अगर होगा, जो आप क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल जैसे ये वाला क्षेत्रफल आप कंसीडर किए हो, तो ये अगर इस फ्लक्स के 90 डिग्री पर होगा तभी इसमें जो फ्लक्स फ्लो होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वही अगर उल्टा करें, उसको अगर हम 90 डिग्री ना करके अगर हम 0 डिग्री करें, मतलब आप जो आप एरिया लोगे वो इसके समानांतर अगर ले लेते हो, तो क्या होगा, उसका जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल से आपका ये जो फ्लक्स लाइन है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा आपका, cos 90 0 होता है, तो ये आपका फ्लक्स क्या हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब आता है आपका, जब ये परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी कि लंबवत रखते हैं, फ्लक्स लाइन से 90 डिग्री के कोण पर अगर आप ये क्षेत्रफल आप आपका रहेगा तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स उससे गुजरेगा, और वही अगर उसके समानांतर आप रखते हो तो मिनिमम गुजरेगा। तो इस तरीके से आप थीटा में चेंजेस करके भी फ्लक्स को आप बढ़ा या घटा सकते हो। तो वही मैंने कहा था, यहाँ पर मैंने वही कहा है, ठीक है, कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करके आप वही जो चालक है आपका जो भी, उसको आप क्या कौन सा एंगल में आप मेंटेन करोगे, जैसा आपको फ्लक्स चाहिए उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उपरोक्त में और उसके अलावा क्या आप कंडीशन एक और चूज भी कर सकते हो, उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि ये जो आपके 3 कंडीशंस है, इन तीनों में कुछ तो कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो। आप ये दोनों ही कर दो, दोनों ही चीजों को आप अप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को, या फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट को अप्लाई कर दो, या फिर थर्ड और वन, तो भी आपका जो है फ्लक्स वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी आप चेंज कर दो और चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी चेंज कर दो, दोनों अगर चेंज करोगे तो भी चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो या तो तीनों को सिंगल सिंगल या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप करोगे तो भी आपका फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस जितना भी आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, उससे इम्पोर्टेंट कुछ बातें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर मैंने नोट किया है। फाइम जो इसको क्या करते हैं हम लोग, जो फ्लक्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ये चीज आपको याद रखना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका पूरा नाम है। तो फ्लक्स को फाई से शो करते हैं और मैग्नेटिक के लिए यहाँ पर सफिक्स जो है वो सफिक्स में एम लिखा गया है। किसी किसी बुक में आपको फ्लक्स को सिंपली फाई से भी सूचित किया जाता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ फ्लक्स का एसआई मात्रक अक्सर पूछा जाता है क्या होता है, तो एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। हिंदी में ऐसा हो गया, इंग्लिश में ये हो गया। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म देखें तो मैंने पहले ही बताया है, कैपिटल W और स्मॉल b। नेक्स्ट सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक भी अक्सर पूछा जाता है। सीजीएस मात्रक आपका मैक्सवेल होता है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। इन दोनों में रिलेशन भी पूछा जाता है, वेबर और मैक्सवेल। कभी कभी उन दोनों में कन्वर्जन भी आ जाता है कि जैसे वेबर का कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसको मैक्सवेल में चेंज करें, या फिर मैक्सवेल का कोई वैल्यू दिया हुआ है उसको वेबर में चेंज करें। तो आप इजिली आप ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो आप चेंज कर सकते हो। 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल,
ठीक है। अगर मैक्सवेल के बारे में पूछे तो 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -8 वेबर, ठीक है। और एक और पॉइंट है, फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये आप जो लोग जिनको भी पता होगा वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, तो उनको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट से जो भी राशि आती है, यहाँ पर क्या निकाला था, बी और ए का डॉट, तो बी आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी यहाँ पर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा स्केलर ही आता है। स्केलर यानी कि अदिश राशि। जिनको याद होगा उनको मैंने बस बता दिया, तो उनको याद आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने भी वेक्टर चैप्टर पढ़ा है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको याद कर लेना है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, वो आपका अदिश राशि, ठीक है, यानी कि उसमें दिशा नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, बस उसका मात्रा होता है, ठीक है, मात्रा ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता ये होती है कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, आप जानते हो कि जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराते हो तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आप कोई एक बिंदु कंसीडर कर लो जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करनी है। जैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ, मान लेते हैं कि ये आपका एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक आप फील कर सकते हो इसका चुंबकीय क्षेत्र, वो मैं दिखा रही हूँ। मैक्सिमम मान लेते हैं कि यहाँ तक आप फील कर सकते हो, तो उसमें हम कोई एक पॉइंट, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो। पॉइंट यहाँ पर एक्चुअली अभी मैं शो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें बाद में, और एकांक, ठीक है, इसमें कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी आप एक चूज कर लो जहां पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता। कहीं पे भी एक मान लेते हैं ये पॉइंट, इसके अंदर ही कहीं पे भी कोई एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो, तो वहां पर जैसे ये जो आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, यहाँ पर जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक तरीके से मैग्नेट का ही तो बिहेव करेगा। इसमें करंट मान लेते हैं कि इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लक्स लाइन्स है वो हमेशा नॉर्थ ध्रुव से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में इंसर्ट करता है। तो आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ ये बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये धारा की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ऊपर में ही कहीं पे नॉर्थ होगा, पोल जो बनेगा इसमें, ये जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो ऊपर में ही कहीं पे आपका ये नॉर्थ होगा, और वही यहाँ नीचे में कहीं पे आपका आपका नीचे वाले डायरेक्शन में आपका ये साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ रहा होगा कि ये कंडक्टर जो है आखिर चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगा है। तो चुंबक की तरह कोई भी चीज अगर बिहेव करेगा तो उसमें दो पोल्स तो होंगे ही होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। तो कौन सा नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ होगा, इसको समझने के लिए मैंने बार बार बताया है कि जो फ्लक्स लाइन्स है वो हमेशा चुंबक के नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में इंसर्ट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ निकल रहा है, यानी कि ऊपर में ही कहीं नॉर्थ होगा और नीचे वाले पोर्शन में आपका ये एस पोल बनेगा, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्थ और नीचे वाले पोर्शन में आपका एस पोल बनेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जैसे कि आप जानते हो कोई लेंथ वेंथ है, 1 मीटर होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से, तो वैसे ही इसका भी मूवमेंट, इसका जो मात्रा होता है वो मूवमेंट में निकाला जाता है। तो ये उत्तरी ध्रुव का बस यूनिट मूवमेंट वाला ही हम, अगर ये एकांक होता, ये जो नॉर्थ पोल है इसकी जो कैपेसिटी है वो एकांक होगी, सिर्फ एकांक ही होगी, तो उसके द्वारा जो भी आप यहाँ पे पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो, जहां पे भी आप एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हो वहां पे कितना फोर्स लगा रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्थ पोल का एकांक मात्रा जो है वो किसी एक पॉइंट पे, इस क्षेत्र के अंदर किसी एक पॉइंट पे कितना फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की मात्रा को ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता कहते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। फिर से एक बार बताती हूँ कि ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसके भीतर किसी बिंदु, उसके भीतर ही किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव के द्वारा लगाए गए बल की मात्रा ही चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये डेफिनेशन है। बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग तरीके के डेफिनेशन होते हैं जो कि आपको जल्दी समझ में आएगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बताया है और समझाने की मैंने कोशिश भी की है। अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हो और उसको मैं क्लियर कर दूंगी, और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको, और भी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि कोई डाउट ना हो। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक आपका कैपिटल एच होता है। हमेशा याद रखिएगा कैपिटल एच, इसको मिक्सअप नहीं करना है, स्मॉल एच नहीं लिखना है, ये कैपिटल एच ही होगा। इसकी मात्रा क्या होती है? ये प्रतीक है, इसको मात्रक मत समझिएगा, ये आपका प्रतीक है। आप चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता इतना बड़ा लिखने की जगह पे आप सिर्फ एच भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में एच का मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता ही होता है, ये इसका सूचक है, प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, अब आते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक है एम्पियर टन पर मीटर। अगर आपको मात्रक याद रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ये मात्रक याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता जो होती है वो एमएमएफ डिवाइडेड बाई कुंडली की लंबाई होती है। ठीक है, और ये सब ऐसा यूनिट में होगा। तो कुंडली की लंबाई जो है, लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर मीटर में लिख दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एमएमएफ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एन इंटू आई। यहाँ पर एन क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कुंडली में जो घुमावों की संख्या है वो एन है। अब बार बार मैंने ये चीज सारे सिंबल्स को यहाँ पर बार बार मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है, तो वो चीज आपको याद रखना है। तो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ठीक है, आई क्या हो गया? आपका वही कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो करेंट। एल क्या हो गया? उस कुंडली की लंबाई। ठीक है, तो वही ये फॉर्मूला है, एन आई डिवाइडेड बाई एल। एन के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैंने बताया था कि टी आता है। आई के लिए क्या होता है आपका? धारा, धारा का ये आपका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? उसका सिंबल क्या होता है? ए। तो वही है एम्पियर टर्न पर। यहाँ लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर। उसका सिंबल क्या है मीटर का? एम। इसलिए आपका जो मात्रक है वो क्या आ गया? एम्पियर टर्न पर मीटर। आपको फ्लक्स घनत्व जो है वो बता दिया गया था पिछले क्लास में। चुंबकीय क्रोन के प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद में फ्लक्स की रेखाओं की कुल संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका क्रोन जो है, कोई भी, जैसे कि आपका जो कुंडली थी, कुंडली के अंदर जो आपका क्रोड होता है, मैंने बताया था कि कुंडली जो होती है, जो आपकी जैसे इस तरीके से कुंडली जो बनेगी, ये आप जो कुंडली बनाते हो, इसके अंदर जो आप रखते हैं इस तरीके से कुंडली के अंदर, इसको मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है, मैंने बताया था कि वायर का चुंबकीय क्षेत्र को और ज्यादा प्रबल बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको कुंडली के फॉर्म में बना देते हैं। और कुंडली के भी, उससे भी ज्यादा अगर आपको स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है तो उसके अंदर हम एक क्रोन रख देते हैं। ठीक है, जिसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वैसा ही यहाँ पर क्रोन रखते हैं जिसकी परमिएबिलिटी जो है, पारगम्यता जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लाइंस उसके अंदर से गुजर सके। तो ये आपका यहाँ पर क्रोन रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका तो आपका लंबाई, चौड़ाई, सब क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल उतना ही रखना है कि इसका जो एरिया है वो 1 वर्ग मीटर आए। तो ये कब आ सकता है? 1 वर्ग मीटर एरिया कब आ सकता है? या तो अगर आपका जो लंबाई है L इक्वल्स टू, अगर आपका 5 है, ठीक है, यानी कि लेंथ जो है वो अगर 5 है, 5 मीटर है, तो आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई जो है आपका होना चाहिए 1/5। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई।
तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पे प्रति वर्ग मीटर का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर आना चाहिए। तो 5 को अगर 1/5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तभी 1 आ सकता है। तो आप कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपने 1/2 ले लिया लेंथ, सॉरी लेंथ तो हमेशा बड़ा ही होता है, तो आपने अगर 5.4 ले लिया मीटर लेंथ, तो आपको चौड़ाई क्या हो जाएगा? 1.5.4। बस यही चीज होता है। बस आपको किसी भी तरीके से ऐसा ही कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर फ्लक्स घनत्व का आपको डेफिनेशन सही से समझना है तो यहाँ पर कोर का हम उस तरीके का कोर को सिलेक्ट करते हैं कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आपका 1 वर्ग मीटर आए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्रोन के प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद में फ्लक्स की रेखाओं की कुल संख्या को, अब इस तरीके का आपने क्रोन सिलेक्ट कर लिया, तब इसमें से जितने भी फ्लक्स आपके गुजरेंगे, ठीक है, फ्लक्स आपका आखिर यहाँ पर भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा, यहाँ पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा। अगर करेंट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगा तो आपका यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पर आपका नॉर्थ बन गया, और यहाँ पर आपका साउथ बन जाएगा। कब? जब इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है वो, इसमें करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा तब। ठीक है, जब करंट इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा तो ऊपर की तरफ क्रोन का ऊपरी हिस्सा जो है वो नॉर्थ बनेगा और निचला हिस्सा जो है वो साउथ बनेगा। ठीक है, और ये आपका कोर ऐसा सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये आयत है तो लेंथ अगर 5 होगा तो ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका, ये 1/5 हो जाएगा उस तरीके से। अगर ये क्यूब होगा तो क्यूब का जो अनुप्रस्थ काट जो होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका लंबाई और चौड़ाई आप देखोगे तो उसी तरीके से, क्योंकि आप अनुप्रस्थ से जब भी आप काटोगे तो आपका क्या बनेगा, चाहे वो 3 डायमेंशनल भी आपका अगर कोई रहेगा, जैसे इसको भी अगर आप काटोगे तो आपको ये बस 2 ही डायमेंशन दिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई, और कुछ नहीं दिखेगा। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान देना है। आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बारे में मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया था, तो उस चीज को हमेशा ध्यान देना है। उसका क्षेत्रफल अगर आपका 1 वर्ग मीटर आएगा तो इसके अंदर से होकर गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, इस तरीके से आप फ्लक्स लाइन्स दिखाओगे ना, तो इसके अंदर से जितनी भी फ्लक्स लाइन्स आपकी गुजरेंगी उसी को हम कहते हैं फ्लक्स घनत्व। ठीक है, और इसका आपका अगर मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला अगर देखो तो क्या आएगा आपका 5/a। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया वो क्या आ गया आपका 5/a, यानी कि फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। टोटल फ्लक्स घनत्व आपका क्या हो जाएगा। वैसे भी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपका जो जिला है, मान लेते हैं आपका जिला जो है वो बहराइच को ही अगर आप ले लो, तो बहराइच का अगर जनसंख्या घनत्व अगर निकालने को बोल दिया जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ की टोटल जनसंख्या आप निकालोगे। ठीक है, जनसंख्या आप जब निकाल लोगे उसके बाद क्या करोगे, बहराइच का आप क्षेत्रफल निकालोगे। बहराइच कितना बड़ा है, कितने दूर में फैला है, उस एरिया का पूरा क्षेत्रफल आप निकालोगे, और टोटल जनसंख्या जो है, जनसंख्या में आप क्षेत्रफल से भाग दे देते हो तो आपका निकल जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक वैसे ही ये आपका जो है वो टोटल जितना भी फ्लक्स है उसको आप अगर ए से आप डिवाइड कर देते हो, क्षेत्रफल से, जो क्रोन का क्षेत्रफल आपका जो ए आया है उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा कि 1 वर्ग मीटर में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें आप अगर आपका फ्लक्स घनत्व क्या है, प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो हो सकता है कि आपको प्रति वर्ग मीटर वाला जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्रोन है वो ना मिले, तो उस कंडीशन में मैंने ये फॉर्मूला ये बताया है। ठीक है, ये कैसे निकाला जाएगा, आपको टोटल फ्लक्स तो आप पता कर सकते हो, मैग्नेटोमीटर होता है, उसके द्वारा आप और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे आप टोटल फ्लक्स घनत्व जो है वो आपका फ्लक्स जो है वो आपको पता चल जाएगा। और फिर एरिया तो आप क्रोन का निकाल ही सकते हो, एरिया निकल जाएगा, फ्लक्स निकल जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका फ्लक्स घनत्व जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आखिर जनसंख्या घनत्व वाला मैंने क्या बताया, वो जो आपने जनसंख्या घनत्व निकालते हैं वो आखिर उसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का यही मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। वही चीज यहाँ पर है,
कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फ्लक्स लाइंस रहते हैं, उसी को कहते हैं फ्लक्स घनत्व। और वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद में कितनी फ्लक्स की रेखाएं रहती हैं, उसी को कहते हैं फ्लक्स घनत्व। मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप जैसे जनसंख्या घनत्व निकालते हो अपने ही जिले का, तो आप सबसे पहले उस जिले का पूरा एरिया निकालते हो और फिर उस जिले में कितने लोग रहते हैं वो निकालते हो। ठीक है, तो जनसंख्या डिवाइडेड बाई जिले का एरिया अगर आप उससे भाग दे देते हो तो आपका ये निकलता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से फ्लक्स घनत्व, बस वहां जनसंख्या की जगह यहाँ पर फ्लक्स हो गया है। तो जैसे आपने अभी क्या निकाला कि 1 वर्ग मीटर में कितने लोग रहते हैं, वैसे ही 1 वर्ग मीटर में कितने फ्लक्स लाइंस रहते हैं, बस वही चीज आपको कैलकुलेट करना है। चाहे आप जैसे भी कर दो, उसके लिए आप जो भी फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी लगा दो, बस वही चीज जो निकलेगा आपने किसी भी तरीके से निकाल दिया तो आपका कहलाएगा फ्लक्स घनत्व। और वही डेफिनेशन में लिखा है। अगर ये चीज आप समझ गए फ्लक्स घनत्व का मतलब, तो आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करना पड़ेगा। चुंबकीय कोण के प्रति वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद में फ्लक्स की रेखाओं की कुल संख्या को फ्लक्स घनत्व कहते हैं। उसका जो प्रतीक है यानी कि सिंबल है वो क्या हो गया, कैपिटल बी। ये स्मॉल बी नहीं होगा, कैपिटल बी ही होगा। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर, प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर, यही जो यहाँ पर लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, और एक और इसका मात्रक है टेस्ला। दोनों ही मात्रक आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर फाई का मतलब क्या है, बार बार मैंने बताया है, चुंबकीय फ्लक्स, और ए का मतलब क्या है, चुंबकीय कोण का अनुप्रस्थ परिच्छेद। अब देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता में संबंध। क्या रिलेशन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता में। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि एक रिलेशन आपको याद रखना है। कौन सा, हम जानते हैं कि ये जो मैंने आपको बार बार बताया था कि एक रिलेशन आपको, रिलक्टेंस का जो 2 रिलेशन था वो आपको याद रखना है। आज उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो वो रिलेशन था S इक्वल्स टू L म्यू इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, S इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई म्यू इंटू ए। इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरे एक्सप्रेशन पे आते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, S इक्वल्स टू Ni बाई 5। इसको हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, S इक्वल्स टू ये है, S इक्वल्स टू L बाई म्यू है ना, और यहाँ पे क्या है आपका S इक्वल्स टू Ni बाई 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड S है। S किसका सूचक है, रिलक्टेंस का, भूलना नहीं है, मैंने उसी में तो रिलक्टेंस का ये 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये दोनों हम ये कह सकते हैं कि L बाई म्यू ए इक्वल्स टू Ni बाई 5 होगा। इन दोनों इक्वेशन को देख करके आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि सेम है तो राइट हैंड साइड का भी जो चीज होगा दोनों का इक्वल होगा, यानी कि L बाई म्यू ए बराबर Ni बाई 5। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we have Ni by 5 equals to L by mu है। okay? वही चीज सेम चीज लिखा है, ये आपका Ni by 5 हो गया और ये आपका L by mu है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको रिलेशन किसके बारे में लाना है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, H है, कैपिटल H, और ये क्या है आपका कैपिटल B। उन दोनों में आपको रिलेशन याद रखना, रिलेशन लाना है कि क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए ये 3 नंबर जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हम पुनर्गठित कर देते हैं, पुनर्गठित कर दे ताकि हमको एक प्रॉपर रिलेशन आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा था कि आपका जो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं रीअरेंज। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर म्यू है राइट हैंड साइड में, उसको हम यहाँ पे ई साइड ला देते हैं। तो ये चूंकि डिनोमिनेटर में था तो इस साइड आके आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये सब चीजें मैंने कई बार क्लास में बताई हैं। और ये जो एल है उसको भी हम इस साइड लाते हैं और ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, फाइव की जगह एल को इस साइड और फाइव को उस साइड ले जाते हैं। तो आपका ये हो गया, ये एक आपका, इसको बस रीअरेंज किया है तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया है। ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब चूंकि हम जानते हैं कि B इक्वल टू क्या होता है 5 बाई ए, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है 5 बाई ए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं B। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं H इक्वल टू Ni बाई एल होता है। ठीक है, तो यहाँ Ni बाई एल की जगह पर हम लिख सकते हैं H।
H इक्वल्स टू NI/L, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप रख दो NI/L की जगह H रख दो, उसके साथ में ये आपका म्यू हो गया, तो म्यू H इक्वल्स टू B। तो बस यही चीज आपको याद रखना है, बस इन दोनों का एक्सप्रेशन आपको इसमें रख देना है, ठीक है। B और H का मान समीकरण 4 में अगर हम रखते हैं तो आपका क्या रिलेशन आता है, B इक्वल्स टू म्यू इंटू H। तो बस ये चीज आपको याद रखना है। इस रिलेशन को आप याद रखो, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे पारगम्यता हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, तो इससे सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं, और डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी पूछ दिया जाता है, बी और एच में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पर म्यू की जगह पे आपके तीन ऑप्शन म्यू से ही आ जाएंगे, एक म्यू रखा रहेगा, दूसरे ऑप्शन में आपका म्यू नॉट हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन में म्यू आर रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना यहाँ पर म्यू होगा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा, ठीक है। ये हमेशा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को हम लोग म्यू से ही सूचित करते हैं। ये जब मैंने परमेबिलिटी आपको टॉपिक बताया था तब मैंने अच्छे से इसको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, तो उस चीज को भूलना नहीं है। नाउ अब जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होता क्या है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और कुछ नहीं, ये होता है आपका, ठीक है, प्रेरित ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रेरित ईएमएफ एक कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में, प्रेरित ईएमएफ एक कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में विभव के उत्पादन को कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कुंडली है, उसमें आप धारा इस तरीके से प्रवाहित कर रहे हो कि वो चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जैसे आप एसी फ्लो करा रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट। तो आप जानते हो कि अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, हमेशा एक वैल्यू तो होता नहीं है। तो उस तरीके से जब आप चेंजिंग अगर आप प्रवाह करा रहे हो, ठीक है, तो करंट अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी आपका चेंजिंग नेचर का होगा। तो आपका चुंबकीय प्रवाह में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस कुंडली में विभव पैदा हो जाता है, विभव यानी कि ईएमएफ पैदा हो जाता है, ठीक है। तो ये चूंकि पैदा हुआ है किसी वजह से, आपने वहां पर सोर्स अप्लाई नहीं किया था उस विभव के लिए, वो खुद से पैदा हो गया है। जब आपने करंट वहां पर फ्लो कराया है, उसमें ऐसा करंट आपने फ्लो कराया है कि वो जो है वो परिवर्तित हो रही है, तो उस कंडक्टर में आपका विभव पैदा हो जाता है। तो उस जो जो विभव आपका यहाँ पे पैदा हुआ है, इंड्यूस हुआ है, उसी को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसको आप वो जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है, उसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा हम किस रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। बहुत सारे 4-5 रूल्स आपके लिखे रहेंगे, तो उसमें आपको हमेशा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। और वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है, वो आपका इस तरीके से होता है। आप दाहिने हाथ को, राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ को ठीक इसी ये जो आपका डायग्राम में दिया है उसी की तरह आप ये करोगे, ठीक है। ये आपका अंगूठा है, देखिए अंगूठा और ये जो 4 फिंगर है आपका, 4 फिंगर, इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये अंगूठा और इसमें दोनों में 90 डिग्री का कोण। और उसके बाद अगर इन दोनों उंगली की बात करें तो इसके और इसके बीच में भी देखिए ये 90 डिग्री का कोण, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंगूठा और ये 4 फिंगर इस तरीके से स्ट्रेच किया गया है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और ये 4 फिंगर को इस तरीके से फैलाना है कि ये इस दोनों के बीच भी 90 डिग्री का बने, ठीक है। अगर ये तीनों जहां से ऑरिजिनेट हुआ है सबको एक बिंदु पर अगर हम लाएं तो आप ये भी देखोगे कि ये जो है वो इससे भी 90 डिग्री पे ही होता है, मतलब तीनों जो उंगलियां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगर एक ही ये मान लेते हैं ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, थोड़ा सा अगर आप ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा देखने में पता चलेगा आपको, ध्यान दोगे तो कि तीनों ही उंगलियां जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो उसी तरीके से आपको रखना है उंगली को, ठीक है। तब ये जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ क्या, किसका मोशन, चालक का। और ये जो है वो फील्ड दिखाएगा, फील्ड यानी क्या हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है,
डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है या फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है, जो भी हो रहा है वो फील्ड के डायरेक्शन में ही उसको आपको रखना है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर जो है वो आपका करेंट को शो करता है, ये चीज हमेशा याद रखना है। अब चलिए आते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। उससे पहले देख लेते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो इसके आपके दो टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है गतिशील विद्युत वाहक बल यानी कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि स्थैतिक विद्युत वाहक बल। तो अब चलिए आते हैं कि गतिशील विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपका कि इसमें आपका चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की ऐसी विधि में इस तरह ये एक ऐसा विधि है, गतिशील विद्युत वाहक बल जो है वो एक ऐसा विधि है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ किस तरीके से पैदा किया जाता है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर रहेगा, जबकि कुंडली जो है वो इसे काटता है, यानी कि कुंडली जो है वो गतिशील अवस्था में रहता है। तो जब भी कोई भी एग्जाम्पल ऐसा आपको मिले जहाँ पर कुंडली जो है वो गतिशील हो, कुंडली जो है वो मूव करता रहे, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो मूव करे और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा गतिशील विद्युत। तो ये गतिशील नाम किस पे पड़ा, चालक को आधार मान के। चालक अगर गति में रहेगा तो उसको गतिशील विद्युत वाहक बल कहेंगे, चालक अगर गति में नहीं रहेगा, स्थिर रहेगा, तो उसको स्थैतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। बस आपको चालक के ऊपर ध्यान देना है कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, ये चीज हमेशा याद रखना है कि चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई एक ही मूव करेगा, दोनों मूव नहीं करेगा, या फिर दोनों स्थिर नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही मूव करेगा आपका, ठीक है, और दूसरा जो है वो स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या गतिशील है, यहाँ पर कुंडली यानी कि चालक आपका गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थिर है। ये सब चीजें आपको आगे की स्लाइड में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसमें आपका स्थिर है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपका एक हो गया, सब लोग इससे परिचित होंगे, डीसी जनरेटर से। इसमें आप जानते हो कि इसका रोटर यहाँ पर चालक है, तो रोटर जो है वो रोटेट करता रहता है और सप्लाई जो आप देते हो, जहाँ से आपका चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर पैदा होता है स्टेटर में, तो वो आपका स्थिर होता है, ठीक है। तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्थिर है और जो कुंडली है वो रोटेट होती रहती है। इसलिए डीसी जनरेटर में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपका कौन सा है, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस तरीके का है, वो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल पे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या है, चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की इस विधि में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, चालक या कुंडली स्थिर होता है। देखिए, चालक अगर स्थिर होगा तो मैंने पहले ही बताया था वो स्थैतिक हो जाएगा, और चालक अगर गतिशील होगा तो वो गतिशील विद्युत वाहक बल होगा। बस इसी से आपको याद रखना है। यहाँ पर कुंडली क्या होता है, वो स्थिर रहता है, एवं इससे जुड़ा जो फ्लक्स होता है, इसमें जो फ्लक्स आपका फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपका, सब लोग जानते होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में आपको भी पता होगा कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है, और वो वाइंडिंग हमेशा स्थिर होती है, उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। और वहां जो आप सप्लाई देते हो वो परिवर्तित होती रहती है, वहां पर डीसी नहीं देते हैं, क्योंकि डीसी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वहां पर हम लोग एसी देते हैं। एसी की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताया कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और यही कारण है कि वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर वहां पर डीसी कर देते हो, डायरेक्ट करंट अगर आप देते हो, तो वहां पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर चेंज ऑफ करंट है ही नहीं। चेंज ऑफ करंट नहीं है तो वहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स भी नहीं होगा। करंट चेंज होगा तभी फ्लक्स में भी चेंजेस आएंगी। और यहाँ पर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेफिनेशन पहले ही बताया आपको कि प्रेरित ईएमएफ क्या होता है, एक कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। परिवर्तन जरूरी है, या तो आप चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन लाओ या फिर आप कंडक्टर में के स्थिति में परिवर्तन लाओ। तो ट्रांसफार्मर में आप कंडक्टर के स्थिति में तो परिवर्तन ला नहीं सकते हो, वहां पर आपको चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और प्राइमरी में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जब तक यहाँ पर नहीं होगा तब तक आपका सेकेंडरी में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा,
ठीक है, वो सब चीजें मैं आगे और बताऊंगी, क्योंकि अभी इसके बाद का और भी चीजें हैं। अभी बस आप इतना ही याद रखो, सेल्फ इंड्यूस्ड आपको जानना है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जानना है। वो सब जब जानोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। इसलिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। इस स्लाइड को बस फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट आपको क्लास में बताया जाएगा। इस लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका भी प्रकार है। ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये दो होते हैं। अब इन दोनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, उन दोनों ईएमएफ के बारे में। और एक इसके ऊपर आपका ये जो राइट हैंड रूल आपने अप्लाई किया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पर तो मैंने बता दिया है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जिनको भी जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप अपने क्वेश्चन डाल देना और आप वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। फिर थैंक यू।